नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 7 बड़े क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौता होने से वाणिज्य, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए जीवाणुरोधी उपचार के विकास को प्रोत्साहन 2023 रिपोर्ट जारी की। बैंकों ने नए ईसीएल आधारित लोन लॉस प्रोविजनिंग मानदंडों को लागू करने के लिए आरबीआई से अतिरिक्त समय मांगा। और महाराष्ट्र सरकार ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। यूएनईपी की इस रिपोर्ट में टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से जारी हुई है। ये रिपोर्ट आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के समाधान के क्रम में उत्पन्न अलग अलग मुद्दों का हल प्रस्तुत करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन इनपुट्स के पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण पर आधारित होते हैं। इसका समग्र उद्देश्य उत्पादन के संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देना है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों में ये कहा गया है कि यदि बाजार चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपना लेता है तो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण 2040 तक 80% तक कम हो सकता है। वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष 430 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इनमें 2/3 से ज्यादा अल्प उपयोग अवधि वाले प्लास्टिक उत्पाद होते हैं। प्लास्टिक 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि परिदृश्य के तहत अनुमत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 19% तक उत्सर्जन कर सकता है। यदि सामान्य तौर पर यह व्यवसाय जारी रहता है तो प्लास्टिक उत्पादन 2060 तक तिगुना हो जाएगा और इससे उत्सर्जन और बढ़ जाएगा। दरअसल प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक एक क्षेत्र में इकट्ठा हो जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। इससे पौधों और वन्य जीवन सहित मानव आबादी के लिए भी समस्याएं उत्पन्न होना आरंभ हो जाती हैं। प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के चक्रीय अर्थव्यवस्था में रूपांतरण के कई लाभ हैं। इससे रोजगार, आय और नवाचार के अवसर पैदा होंगे। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आएगी। प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान से जुड़े दायित्वों, जोखिमों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बाजार में 3 प्रकार के बदलाव लाना और चक्रीयता को अपनाकर पूरी तरह से बाजार को बदलने पर जोर दिया गया है, जिसमें शामिल है रीयूज यानी समस्या के विस्तार को रिड्यूस करना, रिसाइकल, रेट्रोफिट और डाइवर्सिफाई और लीगेसी से निपटना और साथ ही नीतिगत एवं विनियामकीय ढांचों पर ध्यान देना। अगली खबर नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 7 बड़े क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र अध्ययन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी कर रही है। एनपीसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। पीएमएमएसवाई को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2020 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के संधारणीय और जिम्मेदार विकास के माध्यम से देश में नीली क्रांति लाना है। इस योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 2 घटक हैं, केंद्रीय क्षेत्रक योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कई लक्ष्य हैं, जैसे कि देश में कुल मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना, कृषि सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में मत्स्य पालन क्षेत्र के जीवीए के योगदान को बढ़ाकर 9% करना, मत्स्य निर्यात से आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए करना, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान को लगभग 10% तक कम करना और मछुआरों तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करना। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। इसके अलावा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि करने वाला देश है। मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष का गठन किया गया है। मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण, उत्पादन के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना, मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और विनियामक ढांचे का निर्माण करना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार समझौता होने से वाणिज्य, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने EFTA यानी भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता यानी टेपा संपन्न करने की दिशा में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा की। टेपा भारत और EFTA के सदस्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। EFTA में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से ज्यादा देशों या व्यापारिक समूहों के बीच एक व्यवस्था है। ये मुख्यतः संबंधित पक्षों के बीच के अधिकतर व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करता है। साथ ही सेवाओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बना देता है। इस दृष्टि से टेपा महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इन लाभों में एकीकृत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण, व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि आदि शामिल हैं। EFTA मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। EFTA देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। इस समूह को ऐसे देशों के लिए एक विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। EFTA के साथ भारत के व्यापार संबंधों को देखें तो भारत EFTA का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। EFTA देशों को भारत का निर्यात 2022-23 में 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2021-22 में ये 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। EFTA देशों से भारत को आयात 2022-23 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये वर्ष 2021-22 में 25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए जीवाणुरोधी उपचार के विकास को प्रोत्साहन 2023 रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट WHO ने ग्लोबल AMR R&D हब के साथ साझेदारी में जारी की है। इस रिपोर्ट में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए एक बेहतर एंटीबायोटिक उपचार विधि सुनिश्चित करने में की गई प्रगति और इसमें शेष रह गई कमियों को रेखांकित किया गया है। ग्लोबल AMR R&D हब देशों, गैर सरकारी दानकर्ता संगठनों और अंतर सरकारी संगठनों की एक साझेदारी है। इसका उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण का उपयोग करके वैश्विक AMR अनुसंधान एवं विकास में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना तथा समन्वय और सहयोग में सुधार करना है। इस रिपोर्ट के अगर हम निष्कर्षों की बात करें तो AMR मानवता के समक्ष शीर्ष 10 वैश्विक लोक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इसके कारण 2019 में 4.95 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। AMR की वजह से होने वाली 5 में से 1 मौत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होती है। यदि इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 2050 तक इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक जैसे सूक्ष्म जीव रोगाणुरोधी उपचारों के लिए प्रतिरोधी बन जाते हैं, जिनके प्रति वे पहले अति संवेदनशील थे। AMR बढ़ने के मामले के कई कारण हैं। जागरूकता की कमी के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित सेवन, पशुधन और कुक्कुट पालन में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग। इसके अलावा अगर हम WHO की प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो ये सतत और पूर्वानुमेय वित्त पोषण के माध्यम से AMR अनुसंधान एवं विकास तंत्र को मजबूत करना चाहिए। अति आवश्यक लोक स्वास्थ्य जरूरतों तथा AMR के लिए अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों को संबोधित करते हुए एंटीबायोटिक्स तक समान और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। अगला टॉपिक है बैंकों ने नए ECL आधारित लोन लॉस प्रोविजनिंग मानदंडों को लागू करने के लिए RBI से अतिरिक्त समय मांगा है। बैंकों ने अपेक्षित क्रेडिट हानि आधारित LLPs ढांचे के कार्यान्वयन के लिए RBI से 1 साल का विस्तार मांगा है। जनवरी 2023 में RBI ने मसौदा दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें क्रेडिट हानि के लिए ECL दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव किया गया था। मसौदा दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंकों को लॉस प्रोविजनिंग के लिए ECL दृष्टिकोण को लागू करने के लिए
लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी होने के बाद 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। वर्तमान में बैंकों को उपगत हानि यानी इनकर्ड लॉस दृष्टिकोण के आधार पर LLPs अपनाने की आवश्यकता होती है, जिसके तहत बैंकों को हुए या फिर होने वाले नुकसान के लिए प्रोविजनिंग करने की जरूरत होती है। ECL बैंक के किसी ऋण के बैड लोन में तब्दील होने से पहले बैंक द्वारा दिए गए ऋण को लेकर होने वाले नुकसान के आकलन और अनुमान लगाने की एक विधि है। ECL मानदंडों के तहत बैंकों को अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को 3 श्रेणियों में से एक के रूप में वर्गीकृत करना होगा। चरण 1 में ऐसी परिसंपत्तियां आएंगी जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या फिर रिपोर्टिंग तिथि तक कम क्रेडिट जोखिम है। चरण 2 में ऐसे वित्तीय लिखत आते हैं जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन हानि का कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वहीं चरण 3 में ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जिनकी रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध है। और आइए अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। SIT हाल ही में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई एक घटना की जांच करेगी। इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर मंदिर में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। शब्द त्र्यंबक का मतलब है त्रिदेवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को इंगित करता है ये शब्द। इस मंदिर का गर्भगृह आंतरिक रूप से वर्गाकार और बाहरी रूप से एक तारकीय संरचना है। इसमें एक छोटा शिवलिंग त्र्यंबक स्थापित है। ये मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित है। इसका निर्माण काले पत्थर से किया गया। ये ज्यादातर भारत के उत्तरी भागों में प्रचलित शैली है। मंदिर स्थापत्य की नागर शैली दक्षिण भारतीय शैली के विपरीत है, जिसमें आमतौर पर विस्तृत 4 दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं। गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे स्थित होता है। मंदिर जगती नामक एक पत्थर के चबूतरे पर बना होता है, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इसमें कई वक्राकार शिखर होते हैं। लेटिना या रेखा प्रसाद, फमसाणा और वल्लभी मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली के प्रमुख प्रकार हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ओमकारेश्वर, गुजरात के दारुकावन में नागेश्वर, गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर और महाराष्ट्र के पुणे में भीमाशंकर, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारनाथ धाम, झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृष्णेश्वर, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन और तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। CCI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CCI की स्थापना केंद्र सरकार ने 2003 में की थी। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। CCI में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो CCI कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। अगला टॉपिक है संचार साथी पोर्टल। संचार मंत्रालय ने संचार साथी पोर्टल नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित संचार के विजन को पूरा करने में मदद करेगा। इस पोर्टल के जरिए लोग किसी यूज डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग ने विकसित किया है। ये 3 मॉड्यूलों के साथ नागरिकों को सक्षम करेगा। केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्टर, गुम या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने या ब्लॉक करने के लिए, इसके तहत अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए, इसके अलावा ASTR टेलीकॉम सिम ग्राहक सत्यापन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन सक्षम समाधान के तहत धोखाधड़ी करने वाले सब्सक्राइबर की पहचान करने के लिए।
जमानती बॉन्ड्स। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने जमानती बॉन्ड्स के मानदंडों में ढील प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाकर जमानती बीमा बाजार का विस्तार करना है। जमानती बॉन्ड एक तरह की बीमा पॉलिसी है। ये लेन देन या अनुबंध में शामिल पक्षकारों की संभावित वित्तीय हानि से रक्षा करती है। ये हानि अनुबंध के उल्लंघन या अन्य प्रकार के गैर निष्पादन के कारण हो सकती है। ये सत्यनिष्ठा, गुणवत्ता और अनुबंधों की शर्तों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए एक जोखिम न्यूनीकरण साधन के रूप में कार्य करता है। कुल मिलाकर ये विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं के सुचारू संचालन में योगदान देता है और एक स्वस्थ कारोबारी परिवेश को बढ़ावा देता है। अर्थशास्त्री रॉबर्ट लुकास को 1995 में अर्थव्यवस्था में तर्कसंगत अपेक्षाओं और सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावकारिता पर उनके शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लुकास ने ये तर्क दिया था कि यदि लोग विवेकशील या तार्किक हैं, जैसा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में माना जाता है, तो सरकारी हस्तक्षेप का कीमतों और मुद्रास्फीति पर भी असर तभी पड़ेगा जब ये अप्रत्याशित या गैर अपेक्षित हो। अन्यथा नीति की घोषणा होते ही लोग भविष्य की मुद्रास्फीति के लिए अपनी अपेक्षाओं को समायोजित कर लेते हैं और अंततः इसका कीमतों के साथ साथ मुद्रास्फीति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके शोध को कीन्स के अर्थशास्त्र के साथ सीधे टकराव के रूप में देखा गया था। कीन्स के अर्थशास्त्र में कहा गया था कि अन्य कारकों के स्थिर रहने के दौरान सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। अभ्यास जल राहत। ये एक बाढ़ राहत अभ्यास है। इसका आयोजन भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया है। यह अभ्यास असम में मानस नदी पर स्थित हगरामा पुल पर किया गया है। मेरी लाइफ ऐप। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है। इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उसे सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐप का उद्देश्य अपव्ययी उपभोग की बजाय विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। लाइफ का अर्थ पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन है। इस ऐप में 5 विषय हैं: ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करो, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 समर्पित पोर्टल भी विकसित किए हैं, यानी कि मिशन लाइफ पोर्टल। ये मंत्रालय द्वारा निर्मित 100 से ज्यादा रचनात्मक वीडियो और ज्ञान आधारित कंटेंट तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा मेरी लाइफ पोर्टल मंत्रालयों और संस्थानों के लिए इवेंट रिपोर्ट अपलोड करने तथा जन लामबंदी अभियान की प्रगति की जानकारी लेने के लिए विकसित किया गया है। बूढ़ा छापोरी वन्यजीव अभयारण्य। बूढ़ा छापोरी वन्यजीव अभयारण्य ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह असम के बीच में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। साथ ही ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व का अधिसूचित बफर क्षेत्र भी है। इसमें नम जलोढ़ घास भूमि, नदी तट और अर्ध सदाबहार वन जैसे विविध पारितंत्र शामिल है। इसमें कहीं कहीं आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियों के हिस्से भी मौजूद हैं। इस अभयारण्य में एक सींग वाला विशाल भारतीय गेंडा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, हॉग हिरण और जंगली सुअर तथा हाथी पाए जाते हैं। एंडोसल्फान। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान संदूषण के पीड़ितों के लिए राज्य द्वारा किए गए उपायों की निगरानी की जिम्मेदारी केरल उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दी है। वर्ष 2011 तक काजू, कपास, चाय, धान, फल, तंबाकू और अन्य फसलों पर एंडोसल्फान की कीटनाशक का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। वर्ष 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। एंडोसल्फान को व्यापक रूप से एक दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक माना जाता है। इसके अलावा ये एक ज्ञात कैंसरकारी न्यूरोटॉक्सिन और जीनोटॉक्सिन है। इसके संदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में न्यूरोटॉक्सिसिटी, लैंगिक परिपक्वता का देरी से आना और शारीरिक विकृति तथा विषाक्तता शामिल है। खासी जनजाति। खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद ने अपने पिता के उपनाम को अपनाने वाले खासी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का आदेश दिया है। खासी मेघालय में मौजूद 3 देशज मातृसत्तात्मक समुदायों में से एक है। ऐसे अन्य 2 समुदाय जयंतिया और गारो हैं। खासी वंशानुक्रम की एक मातृवंशीय व्यवस्था का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में सबसे छोटी पुत्री या फिर काखड्डू को विरासत में संपत्ति पाने का हकदार माना जाता है। अधिकतर खासी अब ईसाई बन गए हैं और इससे पहले ये लोग सर्वोच्च व्यक्ति यानी निर्माता यूब्लेई नोगुथो में विश्वास करते थे। उनके त्योहारों में नोंगक्रे नृत्य और शाद शुक मिनसिम शामिल हैं।
और अंत में एक भूल सुधार है। दरअसल न्यूज टुडे 29 अप्रैल 2023 के एक अंक में समाचार लेख शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक के तहत गलती से ये बताया गया था कि एससीओ के 9 स्थायी सदस्य हैं। सही जानकारी ये है कि एससीओ के 8 स्थायी सदस्य हैं। एससीओ में ईरान की सदस्यता जुलाई 2023 में भारत में होने वाले आगामी शिखर सम्मेलन में पूर्ण होगी और तब एससीओ के 9 सदस्य देश हो जाएंगे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।